कैसे हो बॉबी? फोन विनोद का था। दोनों ओर के हालचाल का आदान प्रदान होने के बाद विनोद बोला, रीमा भी यही खड़ी है, तुमसे बात करना चाहती है। फोन पर रीमा की आवाज आई, हेलो बॉबी, मैं बोल रही हूँ। बॉबी की पकड़ फोन पर और मजबूत हो गई। क्षण मात्र में बॉबी ने एक निर्णय लिया और अपने रूंधे गले पर काबू पाते हुए बोला, तुम मेरी माँ बनोगी। उधर सन्नाटा छा गया। तीसरी बार दरवाजे की घंटी बजी तो विनोद को मजबूरन आंखें खोलनी पड़ी। घड़ी की ओर नजर डाली, सुबह के 8 बजे थे। क्या बात है, आज बीना ने जगाया भी नहीं और घंटी की आवाज पर दरवाजा भी नहीं खोला। आंखें मलते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। सामने दूध वाला खड़ा था। नींद में ही दूध लेकर वह किचन की ओर चल दिया। बीना वहां भी नहीं थी। उसने जोर से आवाज दी, बीना। दूध गैस पर रखकर और गैस जलाकर वह पलटा तो बॉबी आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। शायद विनोद की आवाज से जाग गया था। क्या हुआ पापा? तुम्हारी मम्मी कहाँ? कहते कहते उसे झटका लगा। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई और उसे ऐसा लगा मानो उसे किसी अन्य दुनिया से इस दुनिया में पटक दिया गया हो। बॉबी मासूमियत से विनोद को घूर रहा था। बीना है कहाँ अब? वह तो उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे ही क्या, वह तो सब कुछ छोड़कर जा चुकी है। अब कभी वापस नहीं आएगी वह। उसे मरे तो कई महीने हो गए। विनोद ने सहमे हुए बॉबी को अपने सीने से लगा लिया। वह किसी तरह अपने दोनों बेटों के दिल से बीना की याद को दूर रखना चाहता था। इसलिए बीना की मृत्यु के बाद से वह अपना दुख भूलकर उन दोनों का ध्यान बटाने का प्रयत्न करता आ रहा था। पर आज अचानक उसने फिर बीना को आवाज देकर बॉबी की यादों को कुरेद दिया था। उसे मम्मी याद आ गई थी। शायद पिछली रात विनोद देर तक अपनी शादी का कैसेट देखते देखते सो गया था, इसीलिए सवेरे गफलत में यह गलती हो गई। बॉबी ने फिर घिसा पिटा सवाल कर दिया, पापा, मम्मी हम सबको अकेला छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई? बेटा बताया न, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। पापा, भगवान को मालूम नहीं कि मम्मी का एक छोटा बेटा भी है जो उनको याद करके बहुत रोएगा। बॉबी के आंसू निकल चुके थे। भगवान सब जानते हैं। वे यह भी जानते हैं तुम्हारा अब स्कूल जाने का समय हो गया है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। विनोद ने बात टालने का प्रयत्न किया। विनोद की चाल काम कर गई। बॉबी तुरंत बोला, अरे हाँ पापा, आज तो मेरी कराटे की क्लास है, कराटे वाली ड्रेस लेकर जाना है। चिंटू बड़ा था। बीना की मृत्यु के बाद से ही वह गुमसुम अवश्य हुआ, पर ऐसा लगता था मानो रातों रात ही वह अपनी उम्र से कई वर्ष बड़ा हो गया हो। पापा के काम में हाथ बटाना, बॉबी को तैयार करना आदि कार्य उसने स्वयं ही अपने हाथ में ले लिए थे। माँ के विषय में वह कभी अपने पापा से कुछ नहीं पूछता था। वह जानता था कि ऐसा करने से पापा को बुरा लगेगा। बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर का सूनापन विनोद को काटने लगा। गुजरे कुछ महीनों में उसके जीवन में जो तूफान आया था, उसका शोर कानों में पुनः गूंजने लगा। बीना को हल्का सा बुखार हुआ था। रात में डॉक्टर ने दवा भी दे दी थी, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सवेरा होते होते बीना ने संसार छोड़ दिया। विनोद गुमसा हो गया। चिंटू ने तो अपने आप को संभाल लिया, पर बॉबी को संभालना मुश्किल हो रहा था। वह अभी बहुत छोटा, अपनी दादी की गोद में घुसा हुआ वह बस रोए ही जा रहा था, भगवान जी, मेरी माँ वापस कर दो। आनंद फानन में सारे दोस्त रिश्तेदार आदि इकट्ठे हो गए। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, कितनी कम उम्र में बुला लिया ऊपर वाले ने। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे बिन माँ के? और फिर विनोद का भी तो सोचो, इतनी पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजारेगा अकेले? उसकी भी तो अभी कोई उम्र नहीं है। 37 साल की उम्र भी कोई उम्र है। रिश्तेदारों की बातें विनोद के दिल में अधिक चुभन पैदा कर रही थी। उसका मन होता था कि सब लोग चले जाएं, उसे अकेला छोड़ दे, जिससे वह अकेले में फूट फूट कर रो सके। पिछले चंद महीनों में उसने जाना कि वास्तव में पत्नी के न होने से आदमी कितना टूट जाता है। बीना के जाने के बाद से विनोद स्वयं को अधूरा महसूस करने लगा, अंदर ही अंदर घुलने लगा। उसके माँ पिता से उसकी यह हालत देखी न गई। उन्हें लगा कि यदि विनोद ऐसी ही हालत में कुछ और दिन रहा तो अवश्य ही बीमार पड़ जाएगा। बहुत सोचने पर उनको यह लगा कि विनोद की दूसरी शादी ही उसका हल है। विनोद को जीवन साथी मिल जाएगा और बच्चों को एक माँ भी। पर अब प्रश्न यह था कि विनोद से कहे कौन? उनके कहने से तो वह मानेगा नहीं। आखिर इसका जिम्मा उन्होंने विनोद के सबसे अजीज दोस्त प्रेम को दिया। एक दिन दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो प्रेम ने बात छेड़ दी, यार विनोद, एक बात कहूँ, तू बुरा तो नहीं मानेगा? विनोद मुस्कुराया, अरे यार,
तेरी बात का कभी बुरा माना है मैंने। तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अभी तो तू इस शहर में है, अंकल आंटी बच्चों को देख लेते हैं। कल को दूसरे शहर में तबादला हो गया तो कौन देखेगा बच्चों को? पागल हो गया है क्या? इस बुढ़ापे में शादी करूंगा मैं? इतने बड़े बड़े बच्चों के लिए नई मम्मी लाऊंगा। जरूरत बच्चों से अधिक तुझे है। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, स्कूल से कॉलेज, फिर नौकरी, और फिर उनकी शादी और उनका परिवार। यह सब होते होते वक्त का पता भी नहीं चलेगा, और तब तू और भी अकेला हो जाएगा। अभी तो तेरी उम्र भी कुछ नहीं है, उस समय क्या 55-60 साल की उम्र में जीवन साथी ढूंढेगा? मेरी बात पर बहुत शांति से सोच और बोल। उधर विनोद इस विषय में और अधिक सोचने लगा। एक अनजान जीवन साथी के साथ बाकी का जीवन व्यतीत करने की आशा उसको अधीर बनाने लगी। वह उस दिन का बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा जब उसके जीवन में कोई सुयोग्य साथी पदार्पण करेगा और उन तीनों के जीवन में फिर से रस घोल देगा। बस एक ही भय उसे खाता था कि कहीं कोई गलत लड़की उनके जीवन में न आ जाए। एक शाम प्रेम बरामदे में बैठा था और विनोद की माँ बगल में बैठी सब्जी काट रही थी। सामने लॉन में दोनों बच्चे और रीमा खेल रहे थे। मौका देखकर प्रेम ने बात छेड़ी, आंटी, यह रीमा कैसी लड़की है? बहुत अच्छी है बेटा, बिन माँ बाप की लड़की अपने दूर के रिश्ते के चचेरे भाई के साथ बगल में ही रहने आई है, अभी साल भर से, और कोई नहीं है इसका। भाभी से अधिक पट्टी नहीं है, पर क्या करे, कहीं और रह भी नहीं सकती। दिन भर मेरे यहाँ ही रहती है, अब तो इतना घुल मिल गई है कि पूछो मत। बीना के जाने के बाद से घर का सारा काम अब यही संभाल लेती है। चिंटू और बॉबी की तो यह बिल्कुल दोस्त बन गई है। मना भी किया कि इतना मत करीबा हम लोगों के, कल को ब्याह के चली जाएगी तो हमें बहुत सूना लगेगा। तो हंसती है और कहती है कि मेरी शादी बॉबी से कर दो तो तुम्हारे पास ही रहूंगी। इतनी उम्र हो गई पर बेचारी की शादी भी नहीं हो रही। आंटी, विनोद के लिए कैसी रहेगी यह? प्रेम ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। यह तो कभी मेरे ध्यान में ही नहीं आया। देखो आंटी, इस समय हमें ऐसी शादी हो, घर में सबसे घुल मिल जाए और बच्चों को प्यार से रखे। मैं कई दिनों से रीमा पर नजर रखे था, मेरी कसौटी पर तो यह बिल्कुल खरी उतरती है। बाकी जैसा आप लोग ठीक समझे। शाम को ही विनोद के पापा से बात हो गई। उन्होंने भी कहा कि हमें तो बस लड़की चाहिए, बाकी कुछ नहीं। रीमा के भाई भाभी तो बिना किसी खर्चे वाली शादी से बहुत खुश हुए। विनोद ने पहले तो एतराज किया कि रीमा और उसमें 10 वर्ष का अंतर है, पर फिर सबके समझाने पर मान गया। शादी की तैयारियां होने लगी। विनोद को अपने अंदर एक नया उत्साह सा महसूस होने लगा, मानो जीवन में कोई बहार आने वाली हो। परंतु होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। बॉबी ने घर में चलने वाली चहल पहल और तैयारियों के विषय में पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब उसे बताया गया कि उसकी नई माँ आने वाली है तो वह बिदक गया। नहीं, मेरी पुरानी माँ ही वापस आने वाली है। वह पापा से कह गई है कि वह जल्दी ही वापस गई अपने बॉबी के पास। सब घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर सब नाकाम। बॉबी टस से मर्ज नहीं हुआ। विनोद को जब पता चला तो वह परेशान हो उठा। उसने दूसरी तरह से बॉबी को समझाने की ठानी। एक दिन वह दोनों बच्चों को घुमाने ले गया और मौका देखकर उसने धीरे से बात छेड़ दी, रीमा तुम्हें कैसी लगती है? बॉबी भी मूड में आ चुका था। बोला, बहुत अच्छी है, वह मुझे पढ़ाती भी बहुत प्यार से है, बिल्कुल नहीं डांटती और मेरे साथ खूब खेलती है। अगर रीमा हमारे घर हमेशा के लिए रहने आ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा, पर वह आएंगी, हम उन्हें तुम्हारी मम्मी बनाकर लाएंगे। बॉबी ने अपनी पैनी नजर विनोद पर गड़ा दी और तुनक कर बोला, नहीं, मेरी मम्मी की जगह कोई दूसरा नहीं आएगा। पर अभी तो तुम कह रहे थे कि वह बहुत अच्छी है, फिर क्या परेशानी है? बॉबी ने बड़े बूढ़ों की तरह कहा, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। विनोद चौंका, ऐसा किसने कहा तुमसे? किसी एक ने थोड़े ही कहा है। 24 नंबर वाली आंटी ने कहा, स्कूल में बिट्टू, मौली, किकी ने कहा, स्कूल बस के कंडक्टर ने कहा, शोभा दीदी ने कहा, बिटन मौसी ने भी ऐसा ही कहा। सबने कहा था कि सौतेली माँ डायन होती है, उसे घर में मत घुसने देना। वह तुम्हें और भैया को खा जाएगी और पापा को लेकर कहीं दूर उड़ जाएगी। विनोद समझ गया। बात संभालने की गरज से उसने बॉबी को समझाया, बेटा, वे लोग गलत बोलते हैं। बॉबी कहाँ मानने वाला था, इतने सारे लोग झूठ थोड़े ही बोलेंगे। हिना दीदी ने तो मुझे सौतेली माँ की बहुत डरावनी कहानी सुनाई थी। न बाबा, मैं नहीं आने दूंगा सौतेली माँ को,
और फिर मम्मी भी तो आकर लड़ेंगी मुझसे कि मैंने उनके पीछे किसी और को मम्मी कैसे कह दिया। विनोद की शादी कैंसिल हो गई। उसके दिल में जो आशा की किरण जागी थी, वह एक झटके में ही बुझ गई। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और कुछ वर्ष भी गुजर गए, पर तीनों की जिंदगी में आया वह शून्य वैसे ही बना रहा और तीनों ने जैसे उस शून्य के साथ जीना भी सीख लिया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। बॉबी भी अब समझ गया कि उसकी माँ वापस आने वाली नहीं, क्योंकि वह ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। चिंटू का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। उसे दूसरे शहर जाना था। बॉबी भी उसके साथ जाने की जिद पकड़ बैठा। विनोद ने सोचा कि उसका तबादला अब कभी भी हो सकता है, सो उसने बॉबी का भी उसी शहर के एक स्कूल में दाखिला करा दिया। चिंटू और बॉबी के रहने का प्रबंध विनोद ने दीनू बाबू के घर में करा दिया। दीनू बाबू विनोद के करीबी थे, उम्र में बड़े थे, पर विनोद उनको अपना बड़ा भाई मानता था। पत्नी का काफी पहले देहांत हो चुका था। उसके दोनों बच्चे अपनी अपनी नौकरी के कारण मुंबई में फ्लैट लेकर रहते थे। दीनू बाबू अकेले थे। चिंटू और बॉबी से उन्हें बचपन से ही लगाव था। उन्होंने ही उन दोनों को अपने पास रखने की जिद की थी, जिससे उनके घर का सूनापन खत्म हो जाए और उन्हें बुढ़ापे के लिए सहारा मिल जाए। वहां जाने पर बॉबी को बड़ा अच्छा लगा। नई जगह, नए लोग, नए नए दोस्त। दीनू अंकल भी बहुत अच्छे थे। खाली समय में दीनू अंकल बॉबी के साथ कैरम, ताश, शतरंज वगैरह खेलते थे। दीनू बाबू बॉबी का इतना ख्याल रखते थे कि बॉबी उनको बहुत चाहने लगा था। एक दिन शाम को बॉबी जब खेलकर घर लौटा, तो अंकल कमरे में अंधेरा किए बैठे थे। बॉबी ने लाइट जलाई तो उसे लगा कि अंकल शायद रो रहे थे। बॉबी ने अंकल को कुरेदा। पहले तो वह कुछ न बोले, पर बॉबी के जिद करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिवाली की छुट्टियों में अपने पास बुलाया था, पर वे नहीं आ रहे हैं। लिखा है कि उनके बच्चे महाबलेश्वर जाने की जिद कर रहे हैं, इसलिए अब वे लोग शायद गर्मियों की छुट्टियों में आएंगे। बॉबी ने उन्हें दिलासा दिया, कोई बात नहीं अंकल, की छुट्टियों में 5-6 महीने ही तो रह गए हैं, थोड़ा इंतजार ही सही। वही तो कर रहा हूँ। पिछले 7 सालों से ये लोग यही लिखते आ रहे हैं, पर आता कोई नहीं। तो आप क्यों नहीं चले जाते मुंबई? कैसे जाऊं इस बुढ़ापे में? और फिर वे लोग कहते हैं कि उनके फ्लैट बहुत छोटे हैं। मुझे उनके साथ रहने में दिक्कत होगी। मेरी तो आंखें तरस गई हैं उन लोगों को देखने के लिए। अंकल बोलते जा रहे थे, जैसे दिल की भड़ास निकाल रहे हो। तेरे आने से पहले मैं किसी से बात करने को भी तरस जाता था। कितनी देर अखबार पढ़ूं या कितनी देर टीवी देखे। कोई अपना भी तो होना चाहिए जिससे दिल की बात कह सके। सिर में दर्द होता है तो अपने हाथों से ही दबा लेता हूँ। बुखार होता है तो कोई हाल पूछने वाला नहीं। हर पड़ोसी काम धंधे वाला या परिवार वाला है, उसको मेरे लिए फुर्सत थोड़ी ही है। किसी से थोड़ी देर बात करने लगता हूँ तो वह किसी जरूरी काम का बहाना करके निकल लेता है। बॉबी ने बात का रुख बदलने का प्रयत्न किया। छोड़िए अंकल, अब मैं तो हूँ यहाँ। आप मुझसे बातें करिए और मेरे साथ खेलिए। मैं आपकी उम्र का तो नहीं हूँ, पर मुझे आप अपना दोस्त समझिए। अंकल सहसा ही हंस दिए। शायद इतने छोटे बच्चे के आगे बचपना करके उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। अंकल शतरंज का बोर्ड लाने गए तो उनके नीचे दबा हुआ एल्बम बॉबी को दिखाई पड़ गया। उसके आने से पहले शायद अंकल वही एल्बम देख रहे थे। उसने खोल के देखा तो वह अंकल की शादी का एल्बम था। बॉबी पन्ने पलटते हुए एक एक फोटो देखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब अंकल आकर उसके पीछे खड़े हो गए थे। यह तेरी आंटी थी बेटा। अंकल की आवाज ने बॉबी को चौंका दिया। बॉबी के हाथ से एल्बम लेकर अंकल जैसे अतीत में खो गए और खुद से बातें करने लगे। कितनी अच्छी लगती थी ना। जानते हो, जब यह मुझे छोड़कर गई थी तो मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे थे। मैंने इनको पिता और माँ बनकर पाला। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? चिंटू ने पूछा। कर लेता, पर मेरे बेटों को सौतेले शब्द से सारे रिश्तेदारों और मिलने वालों ने इतना डरा दिया था कि वह नई माँ लाने के लिए राजी ही न हुए। तो मैंने भी इरादा छोड़ दिया। अगर मैं तब दूसरी शादी कर लेता तो इनकी नई माँ इन लोगों के काम आती और आज बुढ़ापे में वह मेरे सुख दुख का सहारा होती। जब उनको साय की जरूरत थी, मैंने वे जरूरत पूरी की, पर आज मुझे सहारे की जरूरत है तो वे लोग भूल गए। अब वे मुझे यहाँ पटक कर खुद मुंबई में रह रहे हैं। यह भी नहीं सोचते कि बुढ़ा अकेला पड़ा होगा। दीनू बाबू अपने आंसू छुपाने के लिए तुरंत मुड़कर अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ गए, पर बॉबी ने उनकी आंखों में आंसू देख लिए थे। उसे उनके बेटों पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में ही बड़बड़ाया, औलाद अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकती है।
भैया, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर अंकल उन लोगों के साथ रह लेंगे? थोड़ा बहुत तो एडजस्ट किया ही जा सकता है। खुद तो दोनों वहाँ मुंबई में रह रहे हैं और अपने पिता को अकेला छोड़ा हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए अंकल को शादी नहीं करने दी और अब जब उनको जीवन साथी की आवश्यकता है, तो उनका सहारा भी नहीं बनाना चाहते। हम दोनों भाई तो अपने पापा का कितना ध्यान रखते हैं, है न भैया? चिंटू ने धीरे से कहा। हम दोनों भाइयों ने भी तो अकेला छोड़ दिया है अपने पापा को। बॉबी ने झट सफाई दी, पर वह तो पढ़ाई की वजह से मजबूरी में। चिंटू ने अगली दलील दी, तो क्या हुआ, कल को मजबूरी का नाम नौकरी या छोटा फ्लैट हो जाएगा। तूने भी तो पापा को दूसरी शादी करने से रोका था। हमारे पापा भी इसी तरह किसी जीवन साथी के लिए तड़पेंगे और तब कोई बॉबी तेरी ही तरह हम दोनों को गालियां देगा। बॉबी को इतने खुले आक्रमण की आशा नहीं थी। उसे जबरदस्त झटका लगा और साथ ही आश्चर्य भी हुआ। भैया इतने वर्षों तक यह बात दिल में ही रखे थे। फोन की घंटी से उसका ध्यान टूटा। हेलो, कैसे हो बॉबी? फोन विनोद का था। दोनों ओर के हालचाल का आदान प्रदान होने के बाद विनोद बोला, रीमा भी यहीं खड़ी है, तुमसे बात करना चाहती है। फोन पर रीमा की आवाज आई, हेलो बॉबी, मैं बोल रही हूँ। बॉबी की पकड़ फोन पर और मजबूत हो गई। क्षण मात्र में बॉबी ने एक निर्णय लिया और अपने रूंधे गले पर काबू पाते हुए बोला, तुम मेरी माँ बनोगी। उधर सन्नाटा छा गया। फिर विनोद की आवाज आई, बॉबी, तुमने क्या कह दिया बेटे? की रीमा भाग गई। पापा, अगले हफ्ते में भैया के साथ 2 दिन के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूँ। तब तक आप दोनों शादी की तैयारी कर लीजिए। मैं अब उन्हें मम्मी कहना चाहता हूँ। विनोद को अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ। बॉबी ने अपनी बात जारी रखी, और पापा, हम सब लोग फिर मिलकर दिवाली यही दीनू अंकल के साथ मनाएंगे। बॉबी ने कनखियों से देखा। अंकल अपने आंसू पोंछ रहे थे। शायद खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि उसके इस एक निर्णय से न जाने कितने लोगों के आंसू धुल जाएंगे। हमारी मेहनत को रंग लाने में आपका सहयोग बेहद मायने रखता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद।